नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम किड्स टाइम में आपका स्वागत है। कहते हैं कि किताबें सबसे अच्छी दोस्त मित्र होती हैं और किताबों का सबसे अच्छा बसेरा होता है पुस्तकालय में। पुस्तकालय एक ऐसी महत्वपूर्ण जगह है और यही वो जगह है जहां हम ज्ञान का सृजन कर सकते हैं, ज्ञान को पा सकते हैं बहुत आसानी से। स्कूलों में पुस्तकालय सिर्फ एक भौतिक मसला नहीं है, बल्कि कई मायनों में ज्ञान को सहेजने, उसे दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने और ज्ञान के उत्पादन में इसकी एक बड़ी भूमिका है। ये ज़रूरी है कि हम पुस्तकालयों, शिक्षकों और प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए आजमाई गई प्रक्रियाओं को लागू करें हर जगह। ज्ञान का हस्तांतरण ही नहीं, बल्कि ज्ञान सृजन भी स्कूल पुस्तकालय का हिस्सा बने, तमाम पुस्तकालयों का हिस्सा बने। आज ई बुक का दौर हमें दस्तक दे रहा है हमारे सामने। ऑडियो किताबों का दौर हिलोरे मार रहा है। ऐसे में इस मुद्दे को फिर से समझने की ज़रूरत है और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। और हम सवाल भी आपसे पूछेंगे और उन सवालों का जवाब आप दे सकते हैं हमें फ़ोन करके। टोल फ्री नंबर या आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और पहला सवाल मैं कर लेता हूं, उसके बाद हम अपने अतिथियों से मुलाकात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या उनके विचार हैं। तो हमारा आज का पहला सवाल है कि हैरी पॉटर किताबों की श्रृंखला के लेखक कौन हैं? क्या वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं? क्या स्टीवन स्पीलबर्ग हैं? जेके रॉलिंग हैं? या सीएस लुइस हैं? तो जेके जो ये हैरी पॉटर किताबों की श्रृंखला बड़ी ही मशहूर श्रृंखला है पूरी दुनिया में। फिल्म भी इस पे बनी है, हम जानते हैं। और इंतज़ार रहेगा आपके टेलीफोन का कि क्या बच्चे जवाब देते हैं। और हम अपने अतिथियों से मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं, परिचय कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं विनायक मित्तल हैं, जो बाल लेखक हैं। कई किताबें उन्होंने लिखी हैं काफ़ी छोटी उम्र में, और इसके अलावा प्रेरक वक्ता भी हैं, मोटिवेटर स्पीकर भी हैं। और हमारे साथ और भी हमारे एक मेहमान जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत विनायक आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और विनायक का थैंक यू। बिल्कुल विनायक, सबसे पहले ये बताएं, आपने कई किताबें लिखी हैं और हमारे सामने आज का मसला ये है कि क्या आज के बच्चे, आपके साथ के बच्चे, या आपने देखा होगा आप बच्चों से मिलते रहते हैं, उनको भाषण देते हैं, जो पुस्तकालय में जाना, लाइब्रेरी में जाना, क्या आज भी ट्रेंड में है? अगर नहीं तो क्या आपको दिखते हैं इसमें इश्यूज क्या हैं? बिल्कुल, एक्चुअली थैंक यू। मैंने अभी तक 2 बुक्स लिखे हैं और आप सबके कृपा की वजह से बहुत अच्छे चल रहे हैं वो दोनों बुक्स। अभी तीसरा बुक नेक्स्ट ईयर आने वाला है, तो उसका आने का इंतजार है। और जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा उसका मेरे पास यही एक आंसर है कि पढ़ाई, रीडिंग, चाहे डिजिटल हो या फिजिकल हो, दोनों ही बहुत अच्छी है कि इट्स अ वे टू गेन नॉलेज। तो अगर हम किंडल विंडल पे भी पढ़ रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली ग्रेट। एंड रीडिंग करना इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट इज पॉसिबल। तो पहले तो रीडिंग एवरीवन शुड डू दैट। एंड बात आई लाइब्रेरीज की, एंड आर दे स्टिल इन द ट्रेंड? क्या अभी भी उनका ट्रेंड जारी है? तो हाँ, थोड़ा बिल्कुल कम हुआ है लाइब्रेरी जाना हम सबका, बच्चों का। लेकिन अभी भी जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग रीडिंग करते हैं, उनको पता है एक फिजिकल बुक का कितना इंपॉर्टेंस है और लाइब्रेरी जाने का और क्रॉसवर्ड बुक स्टोर या ऐसे कोई भी एवेन्यू जाने का कितना फायदा है। क्योंकि मैं कभी खुद डिजिटल नहीं पढ़ पाया हूँ, क्योंकि बस इसलिए क्योंकि एक नए बुक का फील और अपने हाथ में पकड़ना उस बुक को, और क्या कहते हैं उसका स्मेल, जो एक नई बुक का एक थोड़ा अलग सा स्मेल होता है, वो जो भी सब पढ़ते हैं वो सबको पता है। तो ये सब चीजें एक बुक को हाथ में पकड़ के पढ़ने का एक मजा ले आती है, एक लुत्फ ले आती है, जो लाइब्रेरीज की वजह से ही आता है। तो मेरे हिसाब से लाइब्रेरीज का ट्रेंड इसलिए अभी भी जारी है कि वो रीडर्स अभी भी जारी है जिनको बुक हाथ में पकड़ने की जरूरत है, और वैसे ही उनको अच्छा लगता है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, पढ़ना जरूरी है चाहे कोई भी माध्यम हो। लेकिन अगर इसको विनायक का हमें आप समझा सके, जब आप बच्चों से मिलते हैं और आप उनको किताबें लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको पढ़ने के लिए भी प्रेरित करते होंगे, तो क्या फीडबैक मिलता है? किस तरह की बातें सामने निकल कर आती हैं? बच्चे क्या मीडियम को लेके कि किस मीडियम के ज़रिए पढ़ा जाए, इसको लेके कुछ ज़्यादा रिजिड होते हैं या ओपन हैं?
लगता है विनायक से हमारा संपर्क जो है इस वक्त डिस्टर्ब हुआ है, उसमें परेशानी आई है और हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ एक और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, एनबीटी के चेयरमैन। तो किताबों की हम बात कर रहे हैं और जिस तरह से आज का दौर ऐसा दौर है जब तमाम ऐप्स के ज़रिए, वेबसाइट्स के ज़रिए, पीडीएफ्स के ज़रिए जो कई ऐसी किताबें हैं जो शायद उन तक पहुंचना मुश्किल होता और शायद लाइब्रेरी तक पहुंचना सबके लिए मुश्किल होता, लेकिन वो आपके लैपटॉप, फ़ोन तक पहुंच रहे हैं बहुत आसानी से। तो इसका एक दूसरा पक्ष है। लेकिन साथ में जिस तरह से अभी हमारे अतिथि विनायक ने बताया कि जो किताब है उसको हाथ में लेके पढ़ने का अलग सुख है, लेकिन हम लाइब्रेरीज़ की बात कर रहे हैं, हम पुस्तकालयों की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर बात आ जाती है कि पुस्तकालयों की उपलब्धता, उसका मेंटेनेंस, रख रखाव, लगातार क्या वहाँ नई चीज़ें उपलब्ध हैं। और हमारे साथ हमारे एक दूसरे मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा साहब जुड़ गए हैं जो चेयरमैन हैं नेशनल बुक ट्रस्ट। प्रोफेसर गोविंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगर शुरुआत करना चाहें आपसे तो ये बताएं, अभी एक बात सामने आई है पिछले कुछ सालों में कि पुस्तकालय सिर्फ पुराने ज्ञान को आगे बढ़ाने का जरिया भर न रहे बल्कि वहाँ पे ज्ञान सृजन भी हो। सुनने में तो बड़ा ये कलिष्ठ या कहें कि बड़ा पेचीदा बात लगती है, लेकिन क्या ये हमारे यहाँ पहले से होता रहा है और अब इसको कैसे हम देख सकते हैं इस वक्त? नमस्कार। जहाँ तक ज्ञान के सृजन की बात है, निश्चित रूप से या तो मनीषियों के द्वारा होता है जो अपनी अंतः चेतना से किसी चीज को प्राप्त करते हैं, अनुभूति करते हैं और उसको सामने लाते हैं, या पुस्तकालयों से जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब मनन करते हैं उसमें जो हमारी प्रतिक्रिया और जो हमारा विचार निकलता है वो ज्ञान का सृजन करता है। ज्ञान की बात यदि देखिएगा तो बच्चों से अधिक अपेक्षा ज्ञान के सृजन की हम करें थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन ज्ञान के सृजन के लिए पुस्तकालय बहुत बड़ा स्रोत है, क्योंकि अभी तक का अर्जित ज्ञान हमको वहां मिलता है। समाज से मिलता है वो एक अलग बात है, लेकिन मूलतः उसका पुस्तकालय का स्वरूप कैसा भी हो, डिजिटल हो या अन्य किसी तरीके का हो, ज्ञान तो हमको उससे मिलता है। और जब तक हमको ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक हम ज्ञान का सृजन क्या करेंगे। तो पुस्तकें ज्ञान के सृजन में बहुत बड़ा सहायक हैं, बल्कि ये कहिएगा कि पुस्तकें ज्ञान का स्रोत है। जी बिल्कुल। और वो यदि स्रोत से ही हम कट जाएंगे तो हम ज्ञान क्या दे पाएंगे। बिल्कुल, आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे प्रोफेसर गोविंद। हमने एक सवाल पूछा था और उसके जवाब के साथ एक फ़ोन हमारे पास आया बेंगलुरु से। अनिकेत साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिकेत, स्वागत आपका। आप हमारे साथ अगर जुड़ गए तो बताएं। हमारा सवाल ये था कि हैरी पॉटर किताबों की जो श्रृंखला है उसके लेखक कौन हैं? शाजन्य साहू, लगता है टेलीफोन लाइन में कुछ। यस, शाजन्य साहू है और जवाब है जेके रोलिंग। फिर से बोलें आप। सर, जेके रोलिंग। बहुत सही जवाब आपने दिया है। क्या करते हैं आप शाजन्य? माफ कीजिएगा सर। क्या करते हैं आप? कैसे आपको पता? क्या आपने किताबें पढ़ी हैं ये हैरी पॉटर सीरीज की या फिल्में देखी हैं? मैंने जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ टेलीफोन लाइन में गड़बड़ी है इसलिए हम आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर गोविंद, ये बताएं, जैसा आपने कहा कि अगर हम लाइब्रेरी से, किताबों से यानी स्रोत से कट जाएंगे तो हम कैसे ज्ञान हासिल कर पाएंगे, ये बताएं। तो क्या इसमें जो एक मोटे तौर पे लाइब्रेरी शहरों में होती है उसकी भूमिका क्या अलग होती है, स्कूलों में जो लाइब्रेरी होती है क्या उसकी भूमिका अलग होती है, और जो उच्च स्तर के जो
शिक्षण संस्थान है, कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनकी भूमिका क्या अलग होती है? क्या आप इसके बारे में थोड़ा हमें बताना चाहेंगे? मूलतः सभी पुस्तकालयों की भूमिका एक सी है, लेकिन कुछ कुछ अंतर है। जैसे बाल पुस्तकालय हैं। बाल पुस्तकालय आपकी जिज्ञासा को विकसित करने के लिए है। वैसे बाल साहित्य भी 2-3 तरीके का उम्र के हिसाब से होता है, लेकिन मूलतः वो जिज्ञासा को आपकी को उत्तेजित करता है, जिज्ञासा को आगे बढ़ाता है। स्कूलों की जो पुस्तकालय हैं वो नए नए जो समाज के मुताबिक, समय के मुताबिक जो परिवर्तित साहित्य आ रहा है उससे आपको बच्चों को परिचित कराते हैं। इन पुस्तकालयों के संपर्क में आने के बाद हमारा मन कुछ नया सोचने का, नया विचार करने का होता है, जो कि जो बड़े पुस्तकालय हैं वो बड़ी उम्र के अंदर उसकी पूर्ति करते हैं। बिल्कुल, आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे प्रोफेसर गोविंद की। बिल्कुल, आप अपने जवाब जारी रखेंगे। एक सवाल और हम अपने दर्शकों से, हमारे बच्चों से पूछ लेते हैं, और हमारा अगला सवाल है कि द जंगल बुक के लेखक कौन है? ये बहुत मशहूर किताब है। क्या इनके लेखक रुडयार्ड किपलिंग हैं, अमिताभ घोष हैं, वी नायपॉल हैं, या डेमी मूर हैं? तो द जंगल बुक बहुत ही मशहूर किताब, निश्चित तौर पर इससे परिचित होंगे ज़्यादातर बच्चे, और इसका जवाब आप फ़ोन करके आप दे सकते हैं। फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे लगातार दिख रहा है। प्रोफेसर गोविंद, इसी बात को, आपकी बात को हम आगे बढ़ाएं तो ये बताएं कि क्या स्कूलों में या पुस्तकालय ये बड़ा क्या संवेदनशील मामला है, जैसा आप भी कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है एक तरह की रुचि जगती है जो आगे जाके एक नींव की पत्थर की तरह काम करती हैं? क्या कुछ खास विषय, कुछ खास किताबें होती हैं जो बचपन में बच्चों को दी जानी चाहिए, प्रेरित करनी चाहिए कि इन विषयों के बारे में ज़रूर पढ़ें? देखिए, मैं जो सोचता हूँ थोड़ा दूसरे तरीके से विचार कीजिए। आप जब स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल को किसको हम स्कूल कहेंगे? तो मोटे तौर से स्कूल में 4 चीजें होती हैं। एक तो स्कूल के अंदर प्राध्यापक होते हैं, अध्यापक होते हैं, टीचर होता है। दूसरे स्कूल के अंदर बच्चे होते हैं, जो शिक्षार्थी जिसको आप कहिएगा, जो पढ़ने के लिए आते हैं। तीसरा, पुस्तक के अंदर ग्रंथालय होते हैं, ग्रंथालय, पुस्तकालय जी बिल्कुल अपन बोले। और चौथा, पुस्तक स्कूल के अंदर खेल के मैदान होते हैं जी। अब इनमें यदि आप यूं कहिएगा कि एक विद्यालय के ये 4 देवता हैं, यदि स्कूल में पुस्तकालय नहीं है तो वो स्कूल का अधूरापन है जी। बच्चे नहीं है और सब कुछ है तो वो स्कूल का अधूरापन है। प्राध्यापक के बाकी कुछ नहीं है, वो स्कूल का अधूरापन है। और छोटे बच्चों के लिए क्या, सभी के लिए खेल का मैदान तो चाहिए, उसके बिना स्कूल अधूरापन है। तो ये पुस्तकालय देवता है। बिल्कुल। इसकी पूजा माने जैसे देवालय में जाकर के हम दत्त चित्त से ईश्वर का ध्यान करके जी। और अपने को एक आत्म अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार ये जो पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें हमको ज्ञान परोसती हैं, जाने अनजाने में परोसती हैं। कई बार तो उसी समय हमको आभास होता है और कई बार बहुत समय के बाद जाकर हमको आभास होता है कि उस पुस्तक के अंदर हमने इस चीज को लिखा था। ठीक है। तो ग्रंथालय का, एक विद्यालय के अंदर ग्रंथालय का महत्व जो है वो वही है जो कि एक मंदिर के अंदर मूर्ति का महत्व है। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं पुस्तकालयों की, तो पुस्तकालय एक मोटे तौर पे, शुरुआती तौर पे एक भौतिक ढांचा हमें दिखाई देता है जिसमें संसाधनों की ज़रूरत होती है। तो निश्चित तौर पर हर जगह और उस तरह के समृद्ध पुस्तकालयों की उपलब्धता हर जगह बहुत मुश्किल दिखती है इस वक्त। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो एक संसाधनों का मसला है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह अभी तक तो फिलहाल ये संभव नहीं हो पाया। मैं इसके लिए 2-3 चीजें कहना चाहूँगा। एक तो विद्यालय 2-3 तरीके के हैं, प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, पब्लिक विद्यालय हैं।
ट्रस्टों के विद्यालय हैं। तो प्राइवेट विद्यालयों में या ट्रस्टों के विद्यालयों में ये ट्रस्टीज या प्राइवेट विद्यालयों का जो मैनेजमेंट है, ये उसकी ड्यूटी होती है कि वो अपने यहाँ पर एक अच्छे पुस्तकालय को बनाए, डेवलप करें। देखिए, पुस्तकालय भी वैसे ही डेवलप किए जाते हैं जैसे कि आप बच्चे को डेवलप करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार का आपको रखना पड़ता है। जैसे आप कहते हैं कि बच्चों में संस्कार अच्छे होने चाहिए, पुस्तकालय में भी पुस्तकें अच्छी होनी चाहिए। आप कहते हैं कि बच्चों को अच्छे और बुरे का आभास होना चाहिए, पुस्तकालय की भी बिल्कुल यही स्थिति है। आप क्या सामग्री देते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए क्या देते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है निश्चित तौर पर। तो पहली बात तो मैं ये आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे। हमारे साथ एक हमारे गेस्ट जुड़े हैं हमारे साथ, सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ विक्रम जुड़े हैं हमारे साथ मंडी हिमाचल प्रदेश से। विक्रम, बहुत स्वागत है आपका। बताएं, क्या हमारा सवाल था द जंगल बुक के लेखक कौन है, क्या है आपका जवाब? नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, इसका जवाब है रुडयार्ड किपलिंग। बहुत बढ़िया। आप कैसे जानते हैं इस किताब के बारे में? सर, इसकी मूवी आई थी द जंगल बुक 2016 में। बिल्कुल, और मूवी आई थी, अभी हाल फिलहाल 2 फिल्में आई थी, और हम जानते हैं जंगल बुक और मोगली के नाम से एक कार्टून फिल्म भी दूरदर्शन पे चला करता था कुछ सालों पहले तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बच्चों की बात कर रहे हैं, पुस्तकालयों की बात कर रहे हैं, किताबों की बात कर रहे हैं, तो ज़रा हम बच्चों से ही सुन लेते हैं कि कौन कौन सी किताबें उनको पसंद है। हमने कुछ बच्चों से पूछा कि आप अपने मन पसंदीदा किताबों के बारे में बताएं और क्यों उनको वो पसंद करते हैं, ये भी बताएं। आइए ज़रा सुनते हैं बच्चों से। It's called Alice in Wonderland by Lewis Carroll. And I think the book is really interesting because there are many characters to fantasize about and see, and it's all about fantasy. And I also like it because, you know, it has logic and adults and children can relate together from this book. मेरी पसंदीदा किताब एग्ज़ाम वॉरियर्स है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है। यह किताब मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें हल्के फुल्के बातों के जरिए परीक्षा के डर को कम करने के तरीके बताए गए हैं। मेरी पसंदीदा किताब पंचतंत्र है, जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। यह किताब मुझे काफ़ी मज़ेदार लगती है क्योंकि इसमें जानवर, पशु पक्षी भी आदमियों की तरह बातें करते हैं और हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। The Secret 7 books are my favorite books. There are 17 books in this series, out of which 15 books are written by Enid Blyton and 2 of them are written by Pamela Woodchart. 7 children make up the Secret 7 society. They solve mysteries and help people. I like the Secret 7 books because they tell us about mysteries and adventures. Everyone, my name is Brian and I study in grade 9 and I belong from Delhi. During this pandemic, I had a chance to visit the library as I was getting bored and wanted to do something extra apart from just sitting in front of a screen. I visited the nearest library and read The Chronicles of Narnia by C.S. Lewis. The books are filled with dreams and longing desires of partaking in adventures. The best thing in the books are the kids who overcome all the problems that they face with courage. And the book also tells you about the dynamics of the family, that no family is perfect, but whenever any difficulty is faced by the family, they face it with all the courage and they play the role perfectly. तो ये थी कुछ बच्चों की प्रतिक्रियाएं, और निश्चित तौर पर जो फैंटेसी पे आधारित जो उपन्यास हैं या कहानियां हैं या किताबें हैं, उसकी मशहूरी ज़्यादा यहाँ पे दिखती है। प्रोफेसर गोविंद, ये बताएं कि जिस पुस्तकालयों तक ले जाने में जो बच्चे हैं, उनमें उसको लेकर जो शिक्षक हैं उनकी भूमिका को कैसे आप देखते हैं? जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, भाई बहन, बड़े भाई बहन हैं, उनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्या करना चाहिए? दोनों की भूमिका अहम है। जो शिक्षक है वो छात्रों के अंदर अभिरुचियों को जागृत कर सकता है। वैसे तो छात्र के अंदर होती हैं, लेकिन वो उसको दिशा दे सकता है और उस प्रकार की पुस्तकों को पढ़ने के लिए
उनके मन को तैयार करता है, एक तरीके से वो गाइड करता है। और पुस्तक का शिक्षक के लिए वो फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड की जो बात अपन बोलते हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर पुस्तकों के संदर्भ में बच्चों को लेकर के एक शिक्षक की ये भूमिका है। निश्चित तौर पर आपको फिर रोक रहा हूं मैं, एक सवाल और हम पूछ लेते हैं। आज का हमारा तीसरा सवाल है इस कार्यक्रम का बच्चों से, और सवाल यह है कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं, कौन थे? क्या उनका नाम, जो पंचतंत्र के लेखक सोमेश शर्मा, क्या उनका नाम भर्तृहरि, अज्ञेय या विष्णु शर्मा? क्या कौन थे पंचतंत्र के लेखक? बड़ी मशहूर और बहुत ही रोचक किताब है पंचतंत्र, और कई कहानियां इसमें हम सब जानते हैं। जी प्रोफेसर गोविंद, आप अपनी बात पूरी करें और उसमें ये भी जोड़ लें कि जो ऐसी कहानियां हैं जैसे पंचतंत्र और इस अमर कहानियां एक समय बड़ी मशहूर हुआ करती थी, अब दौर बदला है, तो आपको लगता है कि कहानियां बदल रही हैं? क्योंकि हमने देखे अब जो फैंटेसी आधारित और काल्पनिक दुनिया पे आधारित ऐसी चीज़ें ज़्यादा बच्चे पसंद कर पा रहे हैं। देखिए, समय तो बदल रहा है, और समय आज बदला है वो ऐसा नहीं है। समय तो प्रारंभ से ही बदल रहा है, और समय की परिभाषा ये है कि वो बदलता है। यदि बदले नहीं तो समय नहीं। समय कुछ प्रश्नों को पैदा करता है, कुछ प्रश्नों को उत्तर देता है, कुछ अभिरुचियों के लिए नए नए एरियाज खोलता है। तो इस रूप में आज जो छात्र है उसको पढ़ने के लिए, यदि उसकी पढ़ने की अभिरुचि है, तब भी केवल पुस्तकें उपलब्ध हैं ऐसा नहीं है। ऑडियो वीडियो भी उपलब्ध है जो ज्ञान का बहुत बड़ा स्रोत है। डिजिटल लाइब्रेरी भी उपलब्ध है जो बिना परिश्रम के लाइब्रेरी में जाए बिना अपनी सुविधा से कहीं पर भी वो उसका उपयोग कर सकता है। बिल्कुल। तो इन सब चीजों का हमको स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर। एक बहुत बिल्कुल आपको रोक रहा हूँ मैं। हमारे साथ एक और हमारे बाल अतिथि जुड़े हैं, हमारे साथ सारण्या जुड़े हैं बेंगलोर से। हमारा जो तीसरा सवाल था, पंचतंत्र के लेखक कौन है, इसके जवाब के साथ सारण्या बहुत स्वागत आपका। बताएं क्या है जवाब आपका? जी मेरा जवाब पंडित विष्णु शर्मा। बहुत सही जवाब आपने बोला है शरण्या। और ये बताएं कि कैसे आपको पता पंचतंत्र के बारे में, क्या आपने पढ़ी है? मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था। जी, तो हम उम्मीद करेंगे इसी तरह से आप पढ़ती रहें, अलग अलग चीज़ें पढ़ती रहें। और यहाँ पे जो है हम अपने अतिथि के पास फिर से एक बार चलते हैं। प्रोफेसर गोविंद, अब समय हमारा लगभग ख़त्म हो रहा है। आखिरी में अगर हम ये जानना चाहें कि इस वक्त जब तकनीक के ज़रिए चीज़ें बदल रही हैं तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए या उसके साथ अपने आप को ढालना चाहिए और बच्चों को उस तरह से ढालना चाहिए? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये तो आज की ज़रूरत है, आज की आवश्यकता है। हमें उसका स्वागत करना चाहिए और निश्चित रूप से उसके मुताबिक अपने ऊपर ढालना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, जैसे कि इसके पूर्व शायद मित्तल जी ने कहा था, देखिए स्पर्श सुख अलग है और दृश्य सुख अलग है। अब एक अच्छा है, एक कम है, एक ज़्यादा है, आप इसमें मत जाइए। लेकिन मुझे लगता है कि 100 रुपये का नोट देखने के बजाय 100 रुपये का नोट जेब में रखना अच्छा होता है। तो पुस्तकों के साथ बच्चों को ये थोड़ा प्रोत्साहित हमको करना चाहिए जी कि प्रिंट पुस्तकें भी वो पढ़ें, और पढ़ें ही नहीं, खरीदें। बिल्कुल। और खरीद करके अपनी लाइब्रेरी, तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन हाँ अपनी पुस्तकों के साथ बड़े सम्मान और प्यार से उसको रखें। बिल्कुल, क्योंकि वो बड़ी प्रेरणा देती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। जो भौतिक तौर पे चीज़ें दिखती हैं, जो हाथ में किताब दिखती है, उसका एक अलग सुख है। आज जो डिजिटल दौर है उसका एक अलग सुख है, उसकी एक अलग पहुंच है, खूबी है। दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। बिल्कुल। और ज़रूरत है, जैसा कि आपने भी कहा, कि ज्ञान को अपने अंदर लाना ये ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी माध्यम के जरिए हो। प्रोफेसर गोविंद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विनायक मित्तल हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा। हालांकि वो बाद में बीच में तकनीकी कारणों की वजह से हमसे बिछुड़ गए। फिलहाल आज किड्स टाइम के इस कार्यक्रम में इतना ही। लेकिन जाते जाते हम एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि कोरोना काल के इस दौर में मास्क पहनना,
लगातार हाथ धोना और दूरी बनाए रखना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, 2 गज की दूरी बनाए रखना ज़रूर करें। और डीडी न्यूज़ दूरदर्शन का अभियान मास्क अप इंडिया, इसके साथ ज़रूर जुड़ें। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।